नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में मच्छरों के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। शहर शहर डेंगू चिकनगुनिया के साथ ही वायरल मरीजों से अस्पताल पट गए हैं। सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन डेंगू मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग गले में संक्रमण के साथ बुखार, बदन दर्द से परेशान हो रहे हैं। डेंगू का डंक अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। सरकार भले ही संचारी रोग अभियान चला रही हो, लेकिन लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आती है। रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में डेंगू के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। वायरल डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी ने घर घर लोगों को बीमार कर दिया है। पिछले 1 महीने से डेंगू और चिकनगुनिया के कहर अस्पतालों में मरीज पट गए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, उन्नाव रोजाना ही डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 2000 की पार हो चुकी है। 15 मई से लेकर 29 अगस्त तक यूपी में कुल 2071 मरीज डेंगू के मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी में 87 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू अब किडनी को डैमेज कर रहा है। गंभीर मरीजों को डायलिसिस तक की नौबत आ रही है। बुखार रोगियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। मरीजों की डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद वायरल फीवर से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। डेंगू पर प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमों को भी लगाया गया है, लेकिन नगर निगम की टीमें सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं। एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी हर इलाके में नहीं होने से रोज डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ में हर दिन 20 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर कानपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 400 मरीज हाई ग्रेड फीवर की भर्ती हो चुके हैं। पूरे शहर की बात करें तो 10 दिन के अंदर 153 डेंगू मरीज, 16 मलेरिया और 18 चिकनगुनिया के मरीज मिल चुके हैं। उन्नाव में अब तक 102 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 363 तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या 203 के पार हो गई है। मच्छरों के आतंक से हर तरफ लोग परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में जांच रिपोर्ट आने में देरी होने से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। दरअसल बारिश और बदलते मौसम का खामियाजा बीमारियों के रूप में झेलना पड़ रहा है। तेज गर्मी, उमस की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को गले में खराश के साथ दर्द के सिम्टम्स आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफे के साथ लोग वायरल फीवर सहित अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल मरीजों के ठीक होने में लंबा समय लग रहा है। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में लार्वा रोकने का अभियान तेज करने के साथ ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें फॉगिंग भी कर रही हैं। लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सरकार संचारी रोग अभियान भी चला रही है, लेकिन उसके बावजूद मच्छरों के आतंक पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो जनहित में आज जनता के इसी मुद्दे से हम विस्तार से बात करेंगे। डेंगू लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की जान जा रही है। ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं ये हर बार की तरह इस बार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठीक तरह से इंतजाम नहीं किए जाते। नगर निगम की ओर से पहले से फॉगिंग नहीं कराई जाती। नालियां लबालब भरी नजर आती है। इसी के चलते डेंगू का लार्वा पनपता है, बाद में लोगों की जान लेता है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वर्तिका शर्मा हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर राजीव कक्कर हमारे साथ में हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में इसी खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गौतम जी भी जुड़ चुके हैं, IMA हैं। शुरुआत हम डॉक्टर राजीव जी के साथ में करते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। डेंगू ये बढ़ता ही जा रहा है और लोग परेशान हैं।
इस मौसम में अगर हम बात करें, ये बरसात के बाद का है, लगभग बरसात के साथ का मौसम होता है और इस मौसम में बीमारियां पनपती ही हैं। ये बात सरकारों को भी पता होती है, बावजूद इसके सरकार की जो लापरवाहियां रहती हैं तो वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर लोगों को डेंगू जैसी बीमारी पकड़ ले, क्योंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसी सिलसिले में कि अब इस वक्त ये भी बहुत देखने को मिलता है कि लोगों को सीने में दिक्कतें हो रही हैं, जो सिम्टम्स हैं वो दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। पहले डेंगू में सिर्फ बुखार आता था, अब गले में इन्फेक्शन, चेस्ट में दर्द या बाकी की कई और चीजें भी होने लगी हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, क्या करना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आजकल डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण हमारे जो बरसात के बाद में जमा हुआ पानी के ऊपर होते हुए मच्छरों का लार्वा और उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं करना, केवल गवर्नमेंट पे ब्लेम करना कि वहां पे सफाई हो। उसके अलावा स्वयं हम अगर हर आदमी अपने घर के आसपास या घर में जमा हुआ पानी देख ले और उसको अगर साफ रखे तो हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि समय पर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है वो काफी कुछ डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपके बॉडी के रेजिस्टेंस पे और कितना इन्फेक्शन आपको हो रहा है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आपके व्यायाम कर रहे हैं प्रॉपर, अगर आप डाइट ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल ठीक है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कुछ कम हो जाते हैं। तो कुछ चीजें जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, प्रॉपर टाइम पे उनकी सफाई रखना। हर साल वो आ रहा है इन्फेक्शन, अब जो इन्फेक्शन आ रहा है हाल ही के मौसम पे सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और उसमें बहुत जरूरी है कि इस समय चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है और उसके साथ में कुछ इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी हो रहे हैं, सब कंबाइंड हो रहे हैं। और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो डायबिटिक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, वयस्क है, प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, या जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या कैंसर के पेशेंट है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है और इनको इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी और कितना आपको एक्सपोजर हो रहा है, कितना आप आसपास साफ सफाई रख रहे हैं। तीसरी चीज जो आपने कही है कि जो पैटर्न बदलता जा रहा है, उसका मुख्य कारण होता है कि म्यूटेशन, वायरस का म्यूटेशन हो जाता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी आपने देखा कि साउथ में, केरल में कुछ वायरल इन्फेक्शन हुए, कुछ कहीं और हो रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें म्यूटेशन होता है। वायरस या बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हो उनकी प्रवृत्ति बढ़ती है और जो इन्फेक्शन केवल ह्यूमन में होता है उसके बाद में अगर वो एनिमल में जा करके फिर ह्यूमन में जाता है तो उसमें एक मैग्निफिकेशन ऑफ वायरस हो जाता है, म्यूटेशन होता है और उसका प्ररूप बदल जाता है। स्पेशली जब पिग में जाता है वो इन्फेक्शन, तो उसके बाद जब ह्यूमन में आता है तो पिग में जाने के बाद मैग्निफिकेशन हो जाता है। जो एनिमल्स थे, आजकल जो पैटर्न बदल रहा है हम लोगों का कि हम लोग एनिमल के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, बंदर या कुत्ते या और चीजें, जानवर या पेट हमारे घर के पास में आ रहे हैं। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन हो रहा है, उसकी वजह से म्यूटेशन और इन्फेक्शन की दर बहुत ज्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए चीजें बहुत ज्यादा विकट होती जाती हैं और हर्जाना सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरना पड़ता है। डॉक्टर गौतम जी भी हैं, उनके पास चलेंगे और वर्तिका जी के पास आएंगे। उससे पहले एक दर्शक हैं, सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी कानपुर से हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सुरेश जी? उर्मिला पांडे जी हैं, नगर आयुक्त महोदय हैं, इनको तो सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ नालियां गंधा रही हैं, पानी भरा हुआ है और आदमी चिकनगुनिया, डेंगू का मरीज बन रहा है, इसमें इन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, विशेष ध्यान देना चाहिए। जब डेंगू का, चिकनगुनिया का आदमी जब मरीज हो जाता है तब आम भूमिका डॉक्टरों की होती है। पहले नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त और महापौर उर्मिला पांडे, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में गंदगी। ठीक है, जनता को बताया जा सके, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, गंदगी से बचें और गंदगी के पास मत जाएं, उसको साफ सफाई रखें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब डॉक्टर गौतम के पास जाएंगे। डॉक्टर गौतम आईएमएस से हैं। गौतम जी, बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। गौतम जी, जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या मलेरिया हो, इस मौसम में ये सभी बीमारियां लगभग होती ही हैं। अब तीनों ही बीमारियों में सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। अगर बात करें, बुखार सबसे कॉमन सिम्टम है, या अब सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो गई है। चेस्ट पेन भी कई बार होता है, कई बार सिर दर्द या लंबे वक्त तक बुखार का ना जाना, बॉडी पेन होना,
कैसे पहचाने शख्स? जांच के बाद चीजें सामने आती हैं, लेकिन सामान्य बुखार है या फिर ये गंभीर बीमारियों का बुखार है, कैसे पता लगाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे को ये देखना चाहिए कि एरिया कौन सा है और वहाँ पे जो है वो सीजन कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर जो है वो पोस्ट रेन का, जैसे कि अब जो है बारिश के बाद का जो मौसम है, इस मौसम में जो है वो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, इसके सिम्टम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर भी छोटे छोटे जो है वो फर्क होते हैं, जो कि क्लिनिकल सिम्टम्स से जो है हमारे को पता चल जाते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, ज़्यादातर उनमें देखा गया है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, कमर में दर्द, लूज मोशन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। मगर जो मलेरिया का है उसमें इन सिम्टम्स के साथ साथ ऐसा होता है कि यूजुअली 24 घंटे में एक बार जो है वो बहुत तेज बुखार आता है और बहुत तेज बुखार के साथ साथ जो है वो कपकपी भी छूटती है। तो ये सिम्टम जो है वो टिपिकल होता है मलेरिया के लिए। और यूजुअली जो है दो बुखार के बीच में जो इंसान होता है वो अपने आप को लगभग हेल्दी फील करता है। ये ज्यादातर सिम्टम जो है वो मलेरिया का होता है। और इसी तरह से इनके साथ साथ जो डेंगू है, डेंगू के अंदर जो है ये कपकपाहट की बीमारी इतनी ज्यादा नहीं होती, मगर डेंगू के अंदर जो है वो ज्यादातर ये देखा जाता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में जो है दर्द का होना, भूख का कम हो जाना, और इसके साथ साथ बॉडी में जो है कुछ दाने, रैशेस टाइप के जो है वो निकल आना, ये जो है ज्यादातर डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। साथ साथ जो है वो चमड़ी का जो है वो लाल पड़ जाना और दिन भर जो है वो थकान का, कमजोरी का और 24 घंटे का बुखार इसमें जो रहता है वो ज्यादातर डेंगू में रहता है। और इसके साथ साथ अगर हम चिकनगुनिया को देखें तो चिकनगुनिया में बुखार के साथ साथ जो है वो बॉडी एक ज्यादा होता है, जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है, हाथों पांव में दर्द होने लगता है और खासकर घुटने के जोड़ में और हाथों के जोड़ों में जो है, छोटे जॉइंट्स में और बड़े जॉइंट्स के अंदर जो है वो पेन ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होता है। और इनफैक्ट चिकनगुनिया के अंदर जो है ये दर्द कई महीने तक जो है वो इंसान को रह सकता है। तो ये क्लिनिकल तरीके होते हैं हमारे पास खुद जो है वो इन बीमारियों का फर्क देखने के लिए। इनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं आजकल वो बहुत हाईटेक होते हैं, कॉमनली अवेलेबल होते हैं, बहुत इजीली जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं, हर जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं, हर लैब में उपलब्ध हो जाते हैं। तो जांच कराना जो है वो एक सही तरीका होता है जिससे कि इसके पुष्टिकरण हो जाता है कि कौन सी वाली बीमारी है। बिल्कुल, साफ तौर पर जांच से ही सच जो है वो सामने आता है और जांच जरूर कराएं। अगर आपको ज्यादा दिनों तक बुखार रुक रहा है तो ऐसे में जांच सबसे जरूरी हो जाती है। डॉक्टर वर्तिका शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं। वर्तिका जी, बहुत स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। वर्तिका जी, वायरल फीवर ये एक ऐसा फीवर माना जाने लगा है या लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहा है कि कम से कम एक हफ्ते तक ये व्यक्ति पर रहता है, तेज बुखार और बहुत ज्यादा पेन होने लगा है। और पहले ये कभी कभी या कुछ लोगों को होता था, वक्त के साथ इसका आंकड़ा बढ़ता गया है। क्या वजह है कि आखिर ये तेजी से फैल रहा है और अब ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है? गुड इवनिंग जी। देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि इस सीजन में बरसात के मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये बहुत ज्यादा फैलता है। एक तो सबसे पहली जो बात है, इसके बहुत ज्यादा तेजी से फैलने का रीजन है कि ये मच्छर के काटने से तीनों बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, आप जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनके घर के आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो। गमलों में जिनमें पानी देते हैं, जिनमें पौधे हो रहे हैं, या फिर कहीं पे भी कूलर जो अब यूज नहीं हो रहे हैं, ये सब देखना चाहिए कि वहां पे कहीं पे भी मच्छर पैदा होने के लिए कहीं पे कोई जगह हमें अपनी तरफ से मेक श्योर करनी चाहिए कि कहीं इकट्ठे ना हो पाए। उसके बाद आता है इनकी टेस्ट की बात। वायरल फीवर है तो वायरल फीवर एज जनरल फीवर की तरह ही प्रेजेंट करता है, पर थोड़े थोड़े पैटर्न ऑफ फीवर से हम उन्हें थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि मलेरिया में 24 घंटे में या फिर 2 दिन में फीवर आता है, डेंगू और चिकनगुनिया में लगातार फीवर बना रहता है। अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड भी इस टाइम फैल रहा है, क्योंकि मैं जैसे इधर उधर मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ, मैं करती हूँ, तो इस टाइम टाइफाइड भी फैल रहा है, जो कि खाने पीने से ही फैलता है। उसमें फीवर हर दिन बढ़ता चला जाता है। तो हम सबसे पहले पैटर्न ऑफ फीवर पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। इसके बाद इनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट है, जो कि सर ने बताया, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो इनका डायग्नोसिस होना भी
बहुत इजी हो गया और बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। चिकनगुनिया हालांकि कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, पर डेंगू और मलेरिया ये काफी रिस्की बीमारी होती हैं, तो इसलिए इनका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और मलेरिया में बहुत सारे तरह के होते हैं, तो इसमें इसके जो बहुत सीरियस सिम्टम्स होते हैं कि यूरिन में ब्लड आना या फिर ब्लैक यूरिन पास होना, तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यानी इन सारी चीजों का ध्यान अगर हम दें तो बच सकते हैं इन सारी चीजों के। देखिए, आप सभी की ओर से बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं और ये आम जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली। हाँ, डॉक्टर गौतम कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जी गौतम जी। मैं इसके साथ साथ जो है वो एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं ये चाहता हूँ कि दर्शक भी उसके ऊपर ध्यान दें कि जैसे जैसे जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो है वो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि रोडें ज्यादा बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पक्के मकान बन रहे हैं लोगों के, तो डेफिनेटली जो जमीन पहले जो है वो बारिश का पानी खींच लेती थी, तो वो नहीं है। उसके हिसाब से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी जवाब देता जा रहा है, और इतनी जो है वो अच्छी टाउन प्लानिंग नहीं है जिससे कि ड्रेनेज जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये समस्याएं तो हैं जो कि जो है वो सरकार को जो है इनके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। और जैसे जो है हमारी डॉक्टर ऋतिका जी ने बताया कि इसमें लोगों का योगदान भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये बहुत ही दुखद है कि हर वर्ष जो है हम ये देखते हैं कि इतने ज्यादा तादाद में लोग जो है वो इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जबकि ये 100% प्रिवेंटेबल है। इसमें खाली थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने सबने मिलकर एक अवेयरनेस करी थी और ध्यान दिया था कि हम कोरोना को जो है वो कैसे लड़ेंगे, इसी तरह से अगर हमारे को अवेयरनेस है इससे पहले कि भाई पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, ओडोमॉस और कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट निकाल के लगा के लगे, अगर रात को जो है वो सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट के अंदर सोएं, या ये देखें कि हमारे को जो है मच्छर काटने की जो है वो संभावना ना हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो बताई कि जो है वो मच्छर की ब्रीडिंग को ही हम रोक सकते हैं। तो पानी का जमाव, साफ सफाई रखना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, और ये कोई हम सरकार के ऊपर भी नहीं दोष डाल सकते। ये तो हमें इंडिविजुअली अपने लेवल बिल्कुल, यानी हम सबको बिल्कुल। और देखिए गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए अब हम चेंज कितना ले आए हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने आसपास। मैं इसी सवाल पर आ रही थी। आपने एक तरफ बहुत ही अच्छी बात बताई और सरकारें अगर इस चीज पर ध्यान देंगी तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि आखिर में आम जनता जब परेशान होती है, और ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां किसी विशेष वर्ग को लगती हैं, क्या बिलो पॉवर्टी लेवल हो, बीपीएल के लोग हों या गरीब तबके के लोग हों या फिर मिडिल क्लास लोग हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ये बीमारी जब आती है तो सभी को अपना ग्रास बनाती है। और हम सब ने देखा है कि डेंगू का कहर देश में कैसे बरपा है, कैसे बड़े बड़े लोगों की जान चली गई है, किस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है। खैर, राजीव कक्कड़ जी के पास भी हम जाएंगे इसी चीज को लेकर। राजीव जी, चेस्ट इन्फेक्शन भी कई सारे घरेलू नुस्खों से भी लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। मैं उस पर तो आऊंगी कि जानूंगी कि आखिर घरेलू नुस्खे क्या अपनाए जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी पता होनी चाहिए कि देखिए क्या कुछ कर सकते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव, ताकि इन सारी चीजों से कुछ ठीक हो सके। लाइफस्टाइल से बहुत कुछ बदल सकता है। क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जिससे चीजें बेहतर हो सके? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि लाइफस्टाइल जो है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारी लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता। कोई भी इन्फेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, कैसे हम अपने इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। वो चीजें डिपेंड करती है हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, सारे दिन हम क्या करते हैं, कैसे हम सोचते हैं और कितना हम सोते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पर डिपेंड करती है। जो भी हम डाइट लेते हैं, अगर हम शुरुआत करें डाइट में, तो 2 तरह की डाइट होती है। एक इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसे हम जंक फूड कहते हैं, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशियस डाइट जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं, वो चीजें जो आपको केवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, आपको एनर्जी देती हैं। और वो डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें नहीं बहुत ज्यादा शुगर होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा फैट होनी चाहिए, सबकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। और बेहतर ये हो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा नॉनवेज पे ना जोर दे करके अगर वेज हम लोग फूड लें तो वो चीजें काफी बेहतर होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस रखती हैं। तो आपकी डाइट में इन्फ्लेमेटरी जो कि मैदा वाली चीजें, बहुत सारी शुगर की चीजें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़ा होता है, या आजकल फास्ट लाइफ की वजह से हम लोग बहुत सारी जंक फूड इस्तेमाल करते हैं जो कि पैकेट फूड होते हैं जिसमें एक्सपायरी होती है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में पेट तो भर देती हैं,
लेकिन हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है और ओबेसिटी प्रोड्यूस करती है, और ओबेसिटी रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस होती हैं और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। तीसरी चीजें हैं प्रॉपर एक्सरसाइज या व्यायाम। अगर दिन में 1 घंटे अगर हम अपने ऊपर दे देते हैं और प्रॉपर व्यायाम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, हमारे उसके ऊपर बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई भी एज ग्रुप हो, लेकिन वो व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो। अगर आपने पिछले 20-30 साल से कोई व्यायाम नहीं करा और एक साथ आप जाकर के जिम में दौड़ना शुरू कर देंगे तो वो उचित नहीं है। जितनी आपकी क्षमता हो वो धीरे धीरे करके बढ़ाएं और उसको एक लेवल तक ले जाएं जहां तक आप उसको टॉलरेट कर सकें। बिल्कुल, तो सारी चीजें जरूरी है, योगा भी जरूरी है। अगर आप जिम में जाना चाहते हैं तो जिम में जाकर कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1 घंटा अगर अपनी आप बॉडी को दे देते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है। यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रेगुलर हम करेंगे तो इन सारी चीजों का असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। और इम्यून सिस्टम है जो सबसे मजबूत है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास बहुत तरह के आते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कितनों से लड़ पा रहा है, ये आप अगर जो बात कह रहे हैं उससे यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि इम्यूनिटी को मजबूत करना है, तभी हम इन सारी बीमारियों से लड़ सकेंगे। वर्तिका जी के पास जाएंगे। वर्तिका जी, देखिए अभी राजीव जी और गौतम जी ने जो बातें कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, और अगर इसमें बदलाव किया गया तो ये सच है, ये बात अब साइंस भी मानने लगा है कि हाँ, ये जो लाइफस्टाइल हमने वेस्टर्न कल्चर के चलते अपना लिया है, चाहे वो खाने की तरफ हम देखें, फास्ट फूड का ज्यादा अब प्रचलन बढ़ गया है, बच्चों की पहली पसंद बन गया है, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं वो हमें कमजोर कर रही हैं। आपको लग रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंज ही अब हमें आने वाले वक्त में इन बीमारियों से बचा सकता है? क्योंकि अगर हम आज से 10 या 15 या 20 साल पहले की सोचें, जब हमारे माता पिता थे उस दौरान इतनी बीमारियां नहीं थी, ना इस तरह से नई नई वायरस आते थे। अब चाहे कोरोना हो या अभी निपाह वायरस को लेकर हमने खूब चर्चा की है, वर्तमान में कितना फैला है। यही वजह थी क्योंकि उस वक्त कल्चर हमारा जो था वो दूसरा था, हमारा जो खान पीन का स्टेटस था वो दूसरा, शुद्ध था और बहुत बैलेंस्ड था। ठीक है, तो क्या आप इस बात को स्वीकारती हैं कि बदलाव जरूरी है अब? जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर लाइफस्टाइल चेंज होगा तो। थोड़ी सी, बहुत ज्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ी सी मिनिमल, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, स्पेशली जो लोग आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया है बहुत सारे लोगों का, बैठे रहने के जिनके जॉब्स होते हैं, उनको थोड़ा इनकॉर्पोरेट अगर वो करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाइफस्टाइल चेंज होगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं ये अपने आप ही कम होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं होगी, पर बीमारी की इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। बिल्कुल, बॉडी में झेलने की क्षमता बनती जाएगी। ठीक है, यानी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। गौतम जी कुछ कह रहे हैं? हाँ गौतम जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लाइफस्टाइल पे एक चीज और भी आती है जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है कि भाई आपने 1 चम्मच ये डाल दिया, 1 चम्मच ये डाल दिया, पानी उबाल लिया, रोज पी लिया तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो इन सब चीजों को लेके कई बार हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचते जो है वो बहुत देर कर देते हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ये ठीक है अगर आप तंदुरुस्त हैं, वेलनेस के लिए आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आपको तुरंत जो है वो मेडिकल एडवाइस भी लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि लोगों का जो है वो हॉस्पिटल तक आते आते और डॉक्टर तक आते आते समय इतना निकल जाता है कि उनकी बीमारी जो हल्के तौर पे रहती है वो गंभीर ज्यादा हो जाती है, और उसमें डॉक्टरों को भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है अपने पेशेंट को सही करने के लिए। बिल्कुल, यानी खुद डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि ऐसे मौकों पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। और इसी पर हम अभी डॉक्टर राजीव कक्कड़ से विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, क्योंकि जनत में आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर जिसके चलते कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया लोगों की जान ले रहा है। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से अब वर्तमान के समय में बीमारियां लोगों की जान ले रही है, लेकिन लोगों ने इससे बचने के लिए अपने आसपास क्या बदलाव किया है? आखिर क्यों लोगों को अब बीमारियां ज्यादा होती हैं? क्यों बीमारियों का चलन बढ़ गया है? नई नई बीमारियां दिन प्रतिदिन आती जा रही हैं। सब पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। डेंगू वर्तमान के समय में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति के साथ फैल रहा है
हर जगह पर आप देखेंगे डेंगू से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लोगों की जान भी डेंगू के चलते जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए डॉक्टर राजीव कक्कर जी हमारे साथ में, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और भी लोग बने हुए, वर्तिका शर्मा जी हैं, डॉक्टर गौतम जुड़े हुए हैं। राजीव जी के पास में जाएंगे। राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात गौतम जी ने कही कि अगर कभी भी कोई ऐसी बीमारी होती है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार ऐसा होता है कि घर में आमतौर पर लोग या तो घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं, हफ्तों बीत जाते हैं, या फिर खुद डॉक्टर बन के अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का चलन है तो चीजें काफी जल्दी वायरल भी होती हैं। अगर हम कोरोना की बात करें, उस दौरान भी हमने देखा था कि कोरोना की वैक्सीन भले ही ना आई हो, लेकिन न जाने कितने तरह की लोगों ने दवाइयां लॉन्च कर दी थी। आप सब भी इस बात से वाकिफ ही होंगे। और न जाने कितने तरह के काढ़े बाजार में आ गए थे, लोगों के बिजनेस चालू हो गए क्योंकि आपने विश्वास किया उन लोगों पर। लेकिन असल में वो कितनी यूजफुल होती हैं? हालांकि इंडियन किचन को ये माना गया है कि उसके पास सभी दवाइयों का इलाज है, उसके मसाले, उसके नुस्खे कई बीमारियों में लाभकारी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए, किस तरीके से, कब, किस वक्त पर ग्रहण करना है, लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती। सिर्फ लोग जानते हैं कि गिलोय पीना है तो उन्होंने दिन में 4 बार गिलोय पीना शुरू कर दिया कोरोना से बचने के लिए। क्या ये सच है? आप इस पर क्या कहेंगे? राजीव जी प्लीज अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। जी, जो हर पद्धति है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे या होम्योपैथी हो, हर एक साइंस अपने में कंप्लीट है, सब में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ये कहना कि इस साइंस में हमें जिसका नॉलेज हो वही इसको अच्छे से कर सकता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। घर का इलाज होना चाहिए। शुरू में वायरल इन्फेक्शन हुआ, आप काढ़ा पी सकते हैं, आप कुछ इम्यूनिटी के लिए ले सकते हैं, लेकिन किस समय हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, किस समय हम कंसल्टेशन के लिए जाना है, किस समय हमें हॉस्पिटलाइज होना है, ये चीज एक पतली सी गोल्डन लाइन है। अगर हम थोड़ा सा लेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमने कोविड पीरियड में भी देखा कि काफी लोग घर में बैठ करके इलाज करते रहे, उनकी ऑक्सीजन कम होती रही, काढ़े के ऊपर रहे और वो डॉक्टर के पास समय से नहीं पहुंचे। तो कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन है, 1 या 2 दिन अपने घरेलू नुस्खे का इलाज कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आपका फीवर नहीं उतर रहा है, आपको खांसी ज्यादा आ रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी चीज ये है कि आजकल जो एक फैशन है कि दवा की दुकान पे जाना और वहां पे पूछ लेना कि हमें आजकल बुखार हो रहा है, खांसी आ रही, क्या हम ले लें, ये बिल्कुल गलत है। दवा की दुकान में जाकर के अपना स्वयं इलाज ना करें। अगर उस समय स्टेरॉइड दिया गया है तो देखा कि उसके बाद जब भी फीवर आ रहा है तो लोग बाग स्टेरॉइड ही लेने लग जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक, वायरल में कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है तो केवल एंटीबायोटिक ही लेते चले जाते हैं। 1 या 2 दिन देखते हैं, अगर उसमें फायदा नहीं होता तो 2 दिन बाद फौरन एंटीबायोटिक बदल देते हैं। कफ सिरप को एक दवाई की तरह नहीं इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमने देखा है कफ सिरप को देते हैं, बॉटल देते हैं, उसको पीना शुरू कर देते हैं। कफ सिरप कब सेडेटिव की जरूरत है, कब सप्रेसेंट की, कब एक्सपेक्टोरेंट की, डिफरेंट टाइप की कफ सिरप की एक दवाई है। केवल उसका माध्यम फर्क है, किस समय आपको दवा को दबाना है, किस समय आपको बलगम निकालना है, कब आपको उसमें सांस की दवा को मिक्स करना है। तो हर दवाई, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका बॉडी में इफेक्ट हो और उसका साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। ये कहना कि ये प्योर ये घरेलू दवा है, ये होम्योपैथी है, ये एलोपैथी है, और एलोपैथिक में ही अगर उसमें साइड इफेक्ट है, कोई इनहेलर है, उसमें केवल आदत पड़ जाती है, तो ये वास्तविकता में भ्रांति है, गलत है। कोई दवाई जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में इफेक्ट कर रही है तो दूसरे ऑर्गन में जब उसका इफेक्ट होगा उसको हम लोग साइड इफेक्ट कहते हैं। तो ये जरूरी है कि इस बात को ध्यान रखें, अपने आप दवाई ना लें, हर चीज को एक गोल्डन लाइन तक देखें। अगर वहां पे वो चीज कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपने फैमिली डॉक्टर से या उस चीज के विशेषज्ञ के पास में जाकर के उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात कही कि देखिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एक सवाल आपसे ही और करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी वर्तिका जी के पास। राजीव जी, आपने कहा कि देखिए कब किस वक्त क्या लेना है ये हमें समझ नहीं होती, ये जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो ही बता सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर्स बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे डेंगू का इस वक्त मौसम चल रहा है, बरसात के बाद डेंगू बहुत होता है, डेंगू बुखार ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों ने क्या किया है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती हैं, कई बार डॉक्टर्स पपीते के पत्ते का रस पीने की सलाह देते हैं या कीवी खाने की बात कहते हैं। कुछ लोग इसे यूं ही शुरू कर देते हैं प्रिकॉशन के तौर पर ताकि वो ठीक रह सके। क्या ये ठीक है या फिर सिर्फ अच्छा खाना ठीक है?
देखिए मेरी बात समझिए, अगर आपकी प्लेटलेट कम नहीं हुई है तो क्या जरूरत है आपको किसी भी चीज की, कोई भी दवा लेने की, चाहे वो पपीते का पत्ता हो या कोई और मेडिसिन हो, कोई जरूरत नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को डेंगू हुआ, 1 लाख से ऊपर उनका प्लेटलेट काउंट है, बोले साहब प्लेटलेट चढ़ा दीजिए हमको। अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है। अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं 20,000 से ऊपर है और वो ब्लीड नहीं कर रहा है तो कोई भी इन्विजिव का मतलब है कोई भी आपको बाहर से कोई भी दवा ड्रिप के माध्यम से चलाना या ब्लड चढ़ाना या प्लेटलेट चढ़ाना बहुत उचित नहीं है। इसकी जब जरूरत हो तभी करना चाहिए। ये कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है कि हमने पहले से इसका पता ले लिया या कोई चीज प्लेटलेट ना गिरने की दवा ले ली और प्लेटलेट आपकी नॉर्मल है, ब्लड आपका नॉर्मल है, आप उसको लेने लग जाएंगे तो वो चीज नहीं होगी। ये पूर्णतः गलत है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप उसका इलाज करिए, अननेसेसरी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। डेंगू पीरियड में हमने देखा आपकी ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन आपने ऑक्सीजन अपने घर में जमा करके आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसका इलाज मत करिए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उस दवा का उपयोग करिए जो बता रहा है। कितने दिन तक लेना है, कब लेना है, कब उसको बंद करना है, ये डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी तो मेडिकल एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी कदम ना उठाएं, ये घातक हो सकता है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, वर्तिका जी को जोड़ते हैं। वर्तिका जी, देखिए राजीव जी ने जो बातें कही कि मेडिकल एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी जान बचा सकता है बीमारी से। आपकी एक गलती कई बार आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ठीक है उनको बीमारी हुई, उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली, डॉक्टर ने पूरा कोर्स किया, क्योंकि चाहे डेंगू हो या कोई बीमारी एक कोर्स चलता है, एक लंबे कुछ वक्त तक की दवाई देनी होती है। अब डॉक्टर इस बात को बेहतर समझता है कि कितने वक्त तक कितना डोज मरीज को देना है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि 2-4 दिन दवा खाई, उसके बाद वो ठीक फील करने लग गए और उन्होंने उस चीज को ब्रेकआउट कर दिया, यानी फिर उसके बाद दवा खाना बंद, डॉक्टर के पास जाना बंद। ये कितना नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये वायरस है जो आपकी बॉडी को अंदर तक इफेक्ट कर चुका है और उसका पूरा डोज कंप्लीट करना, पूरी तरह से अपने आप को भीतर से ठीक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसे मामलों में इन मरीजों से कुछ कहना चाहेंगी कि आप डॉक्टर की सलाह को माने, इसके साथ साथ पूरा कोर्स भी कंप्लीट करें? देखिए, एक चीज है जो लोग नहीं समझते हैं, वो ये है कि एक दवाई को एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक हमारी बॉडी में पहुंचने के लिए एक डोज लगती है। उसके बाद वो सस्टेन्ड लेवल्स के बाद ही हमारी बॉडी में वो अपना असर करना शुरू करती है। तो जब हम शुरू में 1-2 दिन दवाई लेते हैं तो जैसे ही उसकी सस्टेनेबल डोज हमारे अंदर बॉडी में बन जाती है तो पेशेंट को ठीक लगना शुरू होता है और पेशेंट को लगता है कि ठीक हो गया वो। लेकिन वो इन्फेक्शन को खत्म होने में अगर 1 हफ्ता लगेगा तो उसके लिए डॉक्टर ने आपको 1 हफ्ते की दवाई लिख के दी है। अगर आप 1 हफ्ते से पहले उस दवाई को बंद कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रह गया है, और जब अगली बार आप उसके लिए दवाई लेंगे तो आपको और लंबे समय तक उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। और इसकी वजह से ही इन वायरसेस में और बैक्टीरियाज में म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस आती चली जाती है हमारे इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक कोर्स या फिर पेशेंट की लापरवाही की वजह से। और इसी में मैं ऐड करना चाह रही थी कि जैसे काउंटर टॉप्स हमें मेडिकल स्टोर पे जाके पेशेंट्स दवाई ले लेते हैं, उसी का मैं इनको एक एग्जांपल देना था, रिसेंट एग्जांपल। जैसे अभी पिंक आई के बहुत केसेस फैले थे, बिल्कुल। तो पिंक आई में मेडिकल स्टोर से लोगों ने आई ड्रॉप्स ले ली थी, उन आई ड्रॉप्स में सब में स्टेरॉइड्स थे। तो अब उसकी वजह से उस टाइम तो पेशेंट को बहुत आराम मिला, लेकिन अब आई अल्सर्स के बहुत केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि एक डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई लेना उनके लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, यानी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर आपको बेहतर चीज़ें बताता है। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है या फिर किसी भी स्टोर से जाकर यूं ही कुछ खरीद कर नहीं इस्तेमाल करने लग जाना है। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। डॉक्टर गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम जी, देखिए बड़ी अहम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ये हर किसी को हमारा शो देखना चाहिए क्योंकि ये किस तरीके से लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम जी, बहुत कम समय बचा है, जल्दी जल्दी से आप लोगों की टिप्पणी लूंगी। देखिए अभी हाल ही में एक मामला सामने आया, लखनऊ का मामला है, ट्विटर पर भी काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। एक बच्चे को बुखार हुआ। अभी हमने कुछ बीमारियों के नाम लिए लगातार, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि हाँ ये बुखार आते हैं। लेकिन एक बच्चे को बुखार था, उसके पूरे परिवार में और लोगों को भी बुखार था, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचाया गया, बच्चे की जान चली गई। लोगों ने ये कहा कि भाई डेंगू था, लेकिन जांच के बाद ये साफ होता है कि डेंगू नहीं था उस बच्चे को। ऐसे में क्या कुछ नए बुखार भी पनप रहे हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं, या फिर ये वो बुखार हैं जिनके बारे में अब तक पता ही नहीं है? बीमारियां कितनी तेजी के साथ और कितनी ज़्यादा बढ़
रही हैं जिनके बारे में अब तक जानकारी नहीं हो पाती। अब आप सोचिए, एक बुखार है जो 6-7 दिन बच्चे को रहता है, बच्चे का इलाज भी चल रहा है एक डॉक्टर से, लेकिन बच्चे की जान ले लेता है। आमतौर पर बुखार 1-2 दिन के लिए आया करता था और ठीक हो जाता था, नॉर्मल पैरासिटामोल से लोगों ने बुखार को ठीक किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल गरिमा जी, आपने बिल्कुल ही सही बोला। एक्चुअली क्या है कि अब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, बहुत चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के अंदर रोग विरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो चुकी है। अगर हम एज अ जनरेशन ये देखें तो हम ये देख रहे हैं कि एज अ जनरेशन अब जो है, जो प्रोसेस फूड, जो फास्ट फूड, जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और जैसे कि जो है वो 4-4, 6-6 घंटे बैठ के ओटीटी के ऊपर जो है वो एक सीरियल के सारे एपिसोड देख लेना, और जो है एक ही बार में बैठ के जो है वो खाना बाजार से ऑर्डर करना और कंटिन्यूसली जो है वो बिंज ईटिंग कर लेना, इस तरह की चीजें लोगों की लाइफस्टाइल में आ गई है। साथ साथ कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रेस लेवल, कंपटीशन एक दूसरे के साथ, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए। इनकी वजह से जो है वो हमारी जो है वो लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब ये देखेंगे, बिजली आने से पहले लोग आम तौर पे जो है 9 घंटा सोते थे। बिजली जब आ गई उसके बाद लोग जो है वो 8 घंटा सोने लगे। टीवी के आने के बाद लोग जो है 7 घंटा सोते थे। अब मोबाइल के आने के बाद तो जो है 5-5.5 घंटा ही लोग सोते हैं। तो हमारी जो है वो स्लीप की पैटर्न खराब हो गई है। जो बॉडी के अंदर रिपेयर करने का समय चाहिए बॉडी को, वो भी लोगों को जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाता। साथ साथ प्रोसेस फूड का लेना ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि अब जो बीमारियां आ रही हैं, जो हल्की बीमारियां और हल्के तौर पे पहले जो है वो सही हो जाती थी, आज वही बीमारियां जो है एक बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले लेती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अच्छे खासे लोगों को जो है वो दिक्कत हो जाती है। साथ साथ बेटर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के लिए, डायग्नोसिस अच्छा अवेलेबल होने से और डॉक्टरों की अच्छी उपलब्धि होने से जो है कई बार ये चीजें जो है वो अच्छा ओवर डायग्नोज भी हो जाती हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई आदमी को कैंसर है, वो मर गया, तो कहेंगे कोई पता नहीं चला कैसे मर गया, क्योंकि जो है वो खाना पीना बंद कर दिया था, हो सकता है समय आ गया हो, वो मर गया। मगर आज के डायग्नोज हो जाता है तो वो कैंसर की कैटेगरी में आ जाता है और पता चलता है कि कैंसर का आंकड़ा जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी और बेटर अवेयरनेस ऑफ द पीपल की वजह से भी जो है ये हो सकता है कि ये आंकड़े में जो है कुछ चेंजेस आ रहे हों। साथ साथ गरिमा जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो डॉक्टर कक्कड़ ने बोला था, जो आपने ये बताया कि अगर जो है वो कोई दूसरे व्यक्ति जो है वो ये बोलता है कि मेरे प्लेटलेट थोड़े कम हो गए हैं, मुझे जो है प्लेटलेट चढ़ा दो, तो हम साइंटिफिक अगर तरीके से नहीं जाएंगे तो हमारे को कैसे पता चलेगा? प्लेटलेट की लाइफ साइकिल जो है वो 7 डेज की है। अगर हम जो है वो प्लेटलेट हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर हम हर 2-3 दिन में जो है प्लेटलेट निकालने लगेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट आएंगे भी सर्कुलेशन में, वो इमेच्योर प्लेटलेट होंगे। तो जो प्लेटलेट को मैच्योर होने में 7 दिन रख रहे हैं, आप उन प्लेटलेट को अगर 3 दिन में ही निकाल रहे हो, वो इमेच्योर प्लेटलेट आपके सर्कुलेशन में आ रहे हैं। डेफिनेटली मशीन में जो है प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है, आपको तसल्ली हो रही है, मगर उसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं हो रहा और आप खतरे में लंबे टाइम तक आ रहे हो। तो आप डॉक्टर की सलाह पे ही चले। अगर डॉक्टर आपको मना कर रहा है तो इस तरह की चीजें बिल्कुल ना करें, क्योंकि डॉक्टर को साइंटिफिक फैक्ट होने की वजह से मना करता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी डॉक्टर की सलाह सबसे ज़रूरी है। अगर इन सबको माना तभी अब जीवन जो है वो बचाया जा सकता है। राजीव जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजीव जी, देखिए आप सभी डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर को मैं धरती का भगवान मानती हूँ। हम ही नहीं, हम सब मानते हैं, क्योंकि धरती पर यही है जो हमारी जान बचाते हैं। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो गरीब शख्स हो या अमीर शख्स हो, हमेशा पैसे सभी देते हैं, फीस डॉक्टर की सब भरते हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने जैसे भगवान के सामने हम झोली फैलाते हैं, ठीक इसी तरह से डॉक्टर के सामने भी हम एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि ये शख्स हमारे परिजन को, हमारे मरीज को ठीक कर देगा। इसलिए डॉक्टरों की भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आपका पेशा एक तरफ सुविधा देना तो है, लेकिन उसके साथ साथ सेवा देना भी है। ये एक सेवा भाव का काम है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, मरीज बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा संवेदनशील और ज़्यादा होना चाहिए? कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर और ऐसा माना भी जाता है राजीव जी कि देखिए, अगर डॉक्टर अच्छा है ना, तो डॉक्टर के कह देने भर से भी साइकोलॉजिकली मरीजों को काफ़ी बार असर पड़ता है और काफ़ी हद तक वो ठीक होते हैं। तो डॉक्टर्स में भी कुछ चेंजेस ऐसे लाए जा सकते हैं क्या? अनम्यूट करें राजीव जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी?
राजीव जी अनम्यूट नहीं है। हाँ वो कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो। जी राजीव जी आ रही है, बोलिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि डॉक्टर को भी संवेदनशील होना चाहिए, और वास्तविकता तो यह है प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील होना चाहिए, दूसरे के लिए इमोशंस होने चाहिए। ये आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हर एक की काम करने की क्षमता अगर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे है, और वो अगर 12 घंटे, 18 घंटे काम कर रहा है, जैसा कोविड पीरियड में देखा है, तो थोड़ा सा उसके नेचर में बदलाव आ सकता है और ये चेंजेस हो सकते हैं। तो एक चीज ये भी समझने की है कि कभी कभी वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी एक लाइफ है, हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, उसकी भी तबीयत खराब हो, और वो शायद वो उस समय थोड़ा सा रूड हो जाए। लेकिन आपकी बात ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोग एक मशीन को नहीं डील कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग को, हम इंसान को डील कर रहे हैं। एक चलते फिरते इंसान को डील करने के लिए, उनसे बात करने के लिए जरूरी है कि उसकी इमोशन आप भी इमोशनल रहे, उसकी संवेदनाओं को समझें, और देखो कि उस पार जा करके भी इस तरह को देखने की जरूरत है कि इस पेशेंट को या इस मनुष्य को क्या चीज बोले जो कि उसको इतनी खराब भी ना लगे, और उसको सिंपल सी चीजों में उनको कोई खराब चीज बिल्कुल नहीं, डॉक्टर्स ऐसा करते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होंगे, इस बात से आप भी सहमत होंगे, वाकिफ होंगे कि हाँ कई लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिससे पूरे पेशे पर सवाल उठता है। मैंने तो बस एक व्यक्तिगत तौर पर ही सवाल पूछा कि देखिए डॉक्टर्स अच्छे होंगे ना, क्योंकि ऐसा होता है कि डॉक्टर कह देता है अगर एक बार कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो महज इतना कह देने भर से ही इंसान के अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि ठीक है भाई डॉक्टर साहब हमें ठीक कर देंगे। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। काफी अच्छी बातें आप सबने बताई हो, और अगर इन सबको हमारे दर्शक फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत बनकर आ खड़ी हुई हैं, उनको मात देने में आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, चाहे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर के बिना सलाह के कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत पीजिए, क्योंकि वर्तमान के समय में बीमारियां भयावह होती जा रही हैं, ये अब जानलेवा होती जा रही हैं। इसलिए अगर सुरक्षित रहना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर मानिए।